अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रोथ हार्मोन एस्टिमेशन बाय एलाइसा टेक्निक। इसकी मुझे बहुत अच्छी वीडियो नहीं मिली जो कि हमारे प्रैक्टिकल से रिलेट करी हो। ग्रोथ हार्मोन की एस्टिमेशन थी बट बाय मैनी अदर मेथड्स, और एलाइसा की भी डिफरेंट थे बट वो डिफरेंट एंजाइम्स के साथ थे, ग्रोथ हार्मोन के साथ एग्जैक्टली नहीं था। सो दैट्स वाई इसकी हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और एग्जाम में भी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन ही पूछी जाएगी। कोई अपरेटस, कोई आपसे इसकी परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाएगी, ना कोई अपरेटस के पार्ट्स पूछे जाएंगे, बिकॉज इसके अपरेटस में डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं, जैसे डीएनए एक्सट्रैक्शन में था ना, और पीसीआर में है। So let's start. The other name of human growth hormone is somatotropin, which is a protein and consists of 191 amino acids, and it is secreted by anterior pituitary gland. This is, it is a part of anatomy or physiology. उसके बाद है growth hormone is principally a regulator of body growth and its metabolic effects are primarily anabolic, यानी constructing hormone है, proteins को synthesize कराएगा, glucose hyperglycemia cause करता है। Some of its effects include promotion of protein conservation through its involvement in a wide range of protein synthesis mechanisms, enhancement of glucose transport, and facilitation of glycogen storage. In addition, it induces the release of somatomedians, which further mediate the cascades of growth promoting actions. ये तो वो सारी बातें जो आप फिजियोलॉजी और एनाटमी में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल क्या है जो हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं एलाइसा का। एलाइसा की आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इन ऑस्पी, तो आपको पता होना चाहिए एलाइसा की फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ऐसे मतलब ASSAY वाला ऐसे, और सॉर्बेंट SORBENT सॉर्बेंट। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, यानी एंजाइम होगा इसमें, इम्यूनोसॉर्बेंट इम्यून मीडिएटेड कोई चीज़ है, एंटीजन एंटीबॉडी, मतलब जहाँ पे भी इम्यूनो वर्ड आ जाएगा मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का कोई चक्कर है। और ऐसे हम कह रहे हैं, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। सो अब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द, अच्छा, एलाइसा की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, देयर इज़ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। डायरेक्ट टेक्निक है, इनडायरेक्ट टेक्निक है, सैंडविच टेक्निक है, कंपेटिटिव टेक्निक है। ये 4-5 टेक्निक्स हैं एलाइसा की। हमने जो परफॉर्म करनी है आज, या जो डिस्कस करनी है, दैट इज़ सैंडविच टेक्निक, ठीक है। तो इट इज़ अ टिपिकल वन स्टेप कैप्चर और सैंडविच टाइप ऐसे है जो हम आज डिस्कस करेंगे। दिस द ऐसे मेक्स यूज़ ऑफ 2 हाईली स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब ये 3-4 लफ्ज़ जो हैं इंपॉर्टेंट भी हैं, पूछे भी जा सकते हैं और समझ भी आने चाहिए। हाईली स्पेसिफिक यानी वो एक सर्टेन एंटीजन के एक सर्टेन पार्ट के लिए स्पेसिफिक होंगी एंटीबॉडीज़, 2 इन नंबर होंगी। दूसरी बात कि दोनों मोनोक्लोनल होंगी, यानी उनके पास, मोनोक्लोनल का आप ये मतलब समझ लें कि वो उनके पास एक ही एक्टिव साइट है जिससे वो एक एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी डायग्राम दिखाऊँ ना, तो एंटीबॉडी की वाई शेप होती है ना, तो यानी यहाँ पर उनके साथ एक ही एंटीजन आकर अटैच होगा। कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ऐसे करके होती हैं, ठीक है, उनके पास मतलब मल्टीपल एंटीजन एट अ टाइम आकर ना अटैच हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, उनको हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज इमोबिलाइज्ड ऑनटू द माइक्रोवेल प्लेट। दो हमने हाईली स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ की हैं ना, तो उनमें से जो एक है उसे हम एक माइक्रोवेल प्लेट, वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी, माइक्रोवेल प्लेट के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन के तौर पर हम उसको वहाँ पर फिक्स कर देते हैं। जैसे डिपस्टिक पर एक पैड बना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम उसको उस पर जो है वो इमोबिलाइज करके एंटीबॉडीज़ को समझे वहाँ लोड कर देते हैं। जो दूसरी एंटीबॉडीज़ है मोनोक्लोनल, विच इज़ स्पेसिफिक फॉर अ डिफरेंट रीजन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसको हम एक एंजाइम के साथ परऑक्सीडेज, हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज के साथ उसको कॉन्जुगेट कर देते हैं और वो उस एंजाइम के साथ ज्वाइन हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द सैंपल एंड स्टैंडर्ड्स आर अलाउड टू बाइंड साइमल्टेनियसली टू द प्लेट एंड टू द HRP कॉन्जुगेट, यानी हॉर्स रेडिस पर ऑक्सीडेज, और जो उस प्लेट के ऊपर आपने एंटीबॉडीज़ लगाई हैं, जो आपका सैंपल है उसके अंदर से जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ये जो आपने एक स्टैंडर्ड रखा होगा, एक आपका टेस्ट सैंपल होगा, दोनों को आपने उन दोनों मीडियम से गुजारना है, जहाँ पर एक पैड पर लगी हुई है और एक एंजाइम के साथ लगी हुई है एंटीबॉडीज़, और दोनों की फिर आपने, अच्छा, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपके पास वॉशिंग के स्टेप्स हैं, डीकैंटिंग स्टेप्स हैं, रिमूव एनी अनबाउंडिंग HRP कॉन्जुगेट। अब आप इस प्रोसीजर के दौरान, जब आपने उन दोनों को स्टैंडर्ड और टेस्ट वाले रिएजेंट्स को आपने गुजारेंगे उन सॉल्यूशंस में से या उस पैड में से, तो जो एंटीजन होगा, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की प्रोटीन है, कोई सर्टेन कोई पार्ट है, वो उन एंटीबॉडीज़ के साथ चिपक जाएगा, ठीक है। एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और हम बार बार इस प्रोसीजर के दौरान वॉशिंग करते हैं, डिकेंटिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि अगर वहाँ पर एंटीजन के अलावा कोई मॉलिक्यूल गलती से आके चिपक गया है, तो वो वॉश आउट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, यानी सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद है आफ्टर द वॉशिंग स्टेप द एंजाइम सबस्ट्रेट इज एडेड। फिर वॉशिंग वगैरह कर लिया सब, अच्छा, आपने उस एंजाइम का सबस्ट्रेट भी डालना है। ये मैंने सॉरी पहले नहीं बताया। जब एंजाइम
जब एंजाइम के साथ आप उसका सबस्ट्रेट डालेंगे ना, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, और वो एंजाइमेटिक रिएक्शन आप खुद स्टॉप कराएंगे बाय द एडिशन ऑफ अ स्टॉपिंग सोल्यूशन। ये जो आपने एचआरपी पेरोक्सीडेज डाला ना, आप इसका सबस्ट्रेट डालेंगे, वो सबस्ट्रेट डालने के बाद जब इसका रिएक्शन होगा, आप उसमें खुद स्टॉपिंग सोल्यूशन डालकर उस रिएक्शन को स्टॉप करेंगे। फिर आप उसकी एब्जॉर्बेंस में ये करेंगे एक माइक्रो टाइटर प्लेट रीडर पर। जितना ज़्यादा वो, और वो प्रोडक्ट जो वो बनाएगा वो कलर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, जितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी उस एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा होगा, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन दी सैंपल। क्योंकि वो जो एंजाइम के साथ हमने एंटीबॉडीज़ लगाई है ना, जब उन एंटीबॉडीज़ के साथ एंटीजन आकर लगेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो एंजाइम एक्टिव होगा, तो ही वो जो कैटालिसिस है उसने एक कलर प्रोडक्ट बनानी थी, तो ही वो बनेगी। तो जितना ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होगा सैंपल के अंदर, उतना ज़्यादा वो एंजाइम वर्क करेगा, बिकॉज उतने ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उतना ज़्यादा ही वो कलर्ड कंपाउंड बनेगा। A set of standards is used to plot a standard curve, और हम इसकी एब्जॉर्बेंस से हम एक कर्व भी बनाते होते हैं, ग्राफ बनाते होते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, रिएजेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम इसकी किट के अंदर? सो वी हैव माउस एंटी एच जी एच एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोवेल प्लेट ब्रेक पार्ट वेल्स, ठीक है, ये वही माइक्रोवेल प्लेट है जिसके ऊपर ऑलरेडी अटैच हैं एंटीबॉडीज़ एंटी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है। उसके अलावा हमें एक और हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज चाहिए, माउस एंटी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कोटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेट होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के कैलिब्रेटर्स यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास स्टैंडर्ड होगा, फिर आप उस स्टैंडर्ड वाले की एब्जॉर्बेंस में ये करेंगे। उसी तरह आपके पास एक और है जिसके अंदर आपको पता है, आपने एब्जॉर्बेंस में ये कर ली दोनों दोनों की, फिर वही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं जो आपने पहले भी यूज़ किया हुआ है बाकी प्रैक्टिकल के अंदर। कंट्रोल्स होंगे, वॉश बफर होगा, वॉश बफर कंसनट्रेट, बफर विद अ नॉन आयनिक डिटर्जेंट एंड अ नॉन मर्क्यूरी प्रिजर्वेटिव। ये इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ऐसे बफर होना चाहिए, वॉश बफर होना चाहिए, टीएमबी सबस्ट्रेट, ये उस पेरोक्सीडेज का सबस्ट्रेट है, और डीएमएसओ कंटेनिंग बफर्स, और एक स्टॉपिंग सोल्यूशन होना चाहिए जिससे आप रिएक्शन को स्टॉप करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है? अब हम आते हैं प्रोसीजर पर। प्रिपेयर वर्किंग सोल्यूशन ऑफ एंटी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचआरपी कॉन्जुगेट, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज कॉन्जुगेट। आपने उसमें ये वाला एंजाइम डालना है दैट इज कोटेड विद एंटीबॉडीज बाय एडिंग 120 माइक्रोलीटर ऑफ इट इन 12 ml ऑफ एसए बफर। एसए बफर के अंदर आपने 120 ml इस कॉन्जुगेट का डाल दिया। फिर आपने वर्किंग सोल्यूशन ऑफ वॉश बफर डालना है 50 ml ऑफ वॉश बफर डालने हैं 450 ml ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। ये दो आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ये चीज़ें बना ली। दीज क्वांटिटीज आर वैलिड इफ द होल प्लेट इज बीइंग यूज्ड। इफ whole plate is not used, then 20 microliter of anti-human growth hormone in 2 ml of ऐसे बफर। यानी अगर आप पूरी प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो आप ऊपर वाली क्वांटिटीज डालेंगे, अगर आप होल प्लेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसका पार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप कंसनट्रेशन चेंज कर देंगे और वॉश बफर को भी डाइल्यूट कर देंगे 1:10 की रेशो में, 1:10 की रेशो में इन डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ माइक्रोवेल स्टेप्स रिमूव करनी है, ठीक है। रीसील द बैग एंड रिटर्न एनी अनयूज स्ट्रिप्स टू द रेफ्रिजरेटर। माइक्रोवेल स्ट्रिप्स के ऊपर आपके पास वो एंटीबॉडीज कोटेड वेल्स बने हुए हैं, ठीक है। वो आपने जितनी आपको चाहिए, जितने आपने सैंपल्स का टेस्ट करना है उतनी आप निकालें और बाकी को आप बंद करके रख दें। फिर आपने जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने बताया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, स्टैंडर्ड एक आपके पास सोल्यूशन है, आपने उसमें से और कंट्रोल और स्पेसिमेन सैंपल इन सब के कॉरिस्पॉन्डिंगली आपने 25 माइक्रोलीटर पिपेट से लेने हैं और आपने उन्हें डालना है इनटू लेबल्ड वेल्स, ठीक है, इनटू कॉरिस्पॉन्डिंगली लेबल्ड वेल्स इनटू प्लेकेट। वेल्स में डालने के बाद फिर आपने 100 माइक्रोलीटर कॉन्जुगेट वर्किंग सोल्यूशन का लेना है जो आपने अभी कॉन्जुगेट फर्स्ट स्टेप में बनाया है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज वाला। और फिर उसको भी आपने जो है वेल के अंदर डालना है। वी रिकमेंड यूजिंग अ मल्टी चैनल पिपेट, ठीक है। मल्टी चैनल पिपेट मैंने आपको पीसीआर वाली वीडियो में दिखाया था। इनक्यूबेट ऑन अ प्लेट शेकर, आपने प्लेट शेकर में इसको इनक्यूबेट करना है फॉर 1 आवर एट रूम टेम्परेचर। प्लेट शेकर इज़ लाइक अ वोर्टेक्स मशीन जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्शन में यूज़ की थी। आपने उसमें उसको इनक्यूबेट करना है और उसको शेक भी करना है फॉर 1 आवर एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये स्पेशल किस्म का, इसके अंदर इनक्यूबेटर भी लगा होता है। और ये जो प्लेट शेकर है ये वाइब्रेशन से ना चीज़ों को सही कर देता है और इसके ऊपर हम टेम्परेचर भी सेट कर देते हैं 1 आवर का। आपने इसको 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। उसके बाद आपने अगेन वॉश करना है इन सब वेल्स को 3 टाइम्स विथ 300 माइक्रोलीटर ऑफ डाइल्यूटेड वॉश बफर पर वेल। यानी आपने इसमें 300 माइक्रोलीटर्स 3 दफ़ा डालने हैं वॉश बफर के, डाइल्यूटेड वॉश बफर के हर वेल के अंदर। मैंने आपको प्लेट की पिक्चर भी दिखाई है, उसके हर वेल के अंदर आप डालेंगे। एंड टैप द प्लेट firmly against absorbent paper to ensure that it is dry।
द यूज़ ऑफ वॉशर इज़ रिकमेंडेड, यानी उसके बाद आपने एब्जॉर्बेंट पेपर के अगेंस्ट प्लेट को फेमली टैप करना है ताकि उसमें जो एक्सेस चीज़ें हो जाए ना, वो एक्सेस वॉश बफर है तो वो सारा उसके अंदर चला जाए। उसके बाद आपने 100 माइक्रोलीटर TMB सबस्ट्रेट का लेना है जो कि आपके उस एंजाइम का सबस्ट्रेट है, और उसको आपने हर वेल में डाल देना है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। फिर आपने उसको अगेन इंक्यूबेट करना है 10 से 15 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर, और तब तक करते रहें जब तक कैलिब्रेटर F अटेन्स डार्क ब्लू कलर फॉर डिजायर्ड OD, यानी जो कैलिब्रेटर सोल्यूशन है जब उसमें कलर आ जाए डार्क ब्लू कलर, तब तक आप उसको जो है वो इंक्यूबेट करेंगे। फिर आपने उनको बाहर निकाला 50 माइक्रोलीटर, आपने फिर से स्टॉपिंग सोल्यूशन से पिपेट के ज़रिए से स्टॉपिंग सोल्यूशन के लेने हैं और उसको आपने हर वेल में डाल देना है और उसी इंटरवल से, यानी जब आपने इंक्यूबेट किया उसके बाद। ठीक है, फिर आपने माइक्रोवेल प्लेट रीडर पर, दिस इज़ अनदर डिवाइस, ये क्या करता है, इसके अंदर हम वो प्लेट डाल देंगे और उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह वेवलेंथ सेट कर देंगे 450 नैनोमीटर विद 20 मिनट्स आफ्टर एडिशन ऑफ स्टॉपिंग सोल्यूशन, और ये हमें उनकी एब्जॉर्बेंस मेजर करके बताएगा जो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये हमें उसकी एब्जॉर्बेंस बता देगा और उस एब्जॉर्बेंस से फिर हम जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे। अब कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ठीक है, कि कैलकुलेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कैलकुलेशन पर नहीं जा रहे हैं, वी आर स्किपिंग दैट पार्ट। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज और डिक्रीज होने के लेवल्स क्या हैं। तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो सकता है पिट्यूटरी एडिनोमा में, या आपने इसकी कंडीशंस आपने फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होंगी थ्योरी के अंदर। पिट्यूटरी एडिनोमा जेनेटिक म्यूटेशंस, अगर हाइपोथैलेमिक कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से एक्सेसिव जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, फास्टिंग, एज और जेंडर। ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड्स और डोपामीन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो इसको ज़्यादा कर सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। ठीक है, इसमें से आप 3-4 कॉजेज़ याद कर लें, दैट्स इनफ। जो कम होने के कॉजेज़ हैं, लेस देन नॉर्मल अगर इसके लेवल्स हों तो उसमें कॉज हाइपोपिट्यूटरिज्म सबसे ज़्यादा, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी एडिनोमा है, नॉन फंक्शनल है तो वो डिक्रीज़ कर देगा लेवल्स को, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं सर्टेन, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, मेल न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिटेन नहीं रह पा रहा, उसकी डिग्रेडेशन हो रही है या वो रिलीज़ हो रहा है यूरिन के अंदर, ब्रेन इंजरी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओपियोइड्स अगेन कोई मेडिकेशन हैं जो उसको रिलीज़ नहीं होने दे रही है, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर रही हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, एजिंग है, साइकोलॉजिकल इलनेस है और क्रिटिकल इलनेस है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है शीहान सिंड्रोम, ये भी आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, इसकी वजह से भी हो सकता है। ये आपके पास कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं कि ये क्या चाहिए, हमने पहले पढ़ लिए हैं कि कोटेड और कॉन्जुगेटेड आपको सारा कुछ चाहिए, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। कैलकुलेशंस आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई है, नॉर्मल वैल्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ग्रोथ हार्मोन की, मेल्स में 0 to 6.8 नैनोग्राम पर ml, फीमेल्स में प्री मिनोपॉजल 0 to 12.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, एंड फीमेल्स पोस्ट मिनोपॉजल में 0 to 13.5 नैनोग्राम पर ml। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।